खवातीन को मारने वाला हक किसने दिया है, यहाँ से वो आर्ग्यू शुरू कर देते हैं। जो कोई ओवर सिंप्लीफाइड करता है कॉम्प्लिकेटेड आंसर को तो रेड फ्लैग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर आदमी कोई हो सकता है दुनिया में? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक औरतों पे हाथ नहीं उठाया। फेमिनिज्म और इस्लाम कम से कम इस बात पे तो एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं औरत के जुल्म को एड्रेस करना चाहिए। वैज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बच्चियों को क्यों दफनाया जा रहा है? तो फेमिनिज्म भी बच्चियों के जुल्म पे एड्रेस कर रहा है। हाँ, कुरान ने सोल्यूशन फेमिनिज्म से रेडिकली डिफरेंट दिया है। जब भी किसी को रिस्पॉन्स करें हमेशा सिंपैथेटिक राउट लें, वरना अगर आपने उन्हें कर दिया तुम फेमिनिस्ट हो, तुम रेड पिल हो, तुम मैस्कुलिनिस्ट हो, तुम LGBTQ हो, तो हमने जो अपने माइंड्स में पॉकेट्स बनाई हुई है इसको अपने कंपार्टमेंट में डाल दिया, फिर बात करने का फायदा ही नहीं है। हिजाब में तो आपको नजर आएगा प्रॉफेट मोहम्मद की उम्मा का हिस्सा, आपको एक अंदर से खुशी होती है। जेनजी जो है इस्लाम को समझ नहीं पा रही या वो समझना नहीं चाह, जो हिजाब करके खवातीन आती हैं उन पे कोई दबाव होता है, इस वजह से वो करती हैं। ये तो बड़ा हसास सवाल पूछा है आपने। मैं जवाब दूंगा, लेकिन जवाब देने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सवाल था। या तो आपको जवाब समझ में नहीं आएगा तो आपको मुझ पे शक होगा, इस्लाम पे शक होगा। सवाल ये पैदा होता है कौन डिसाइड करेगा कौन सा फेमिनिस्ट का वर्जन सही है। सोसाइटी में जब चलते हैं क्या हमारे ऊपर कुछ कपड़े पहनने का प्रेशर होता है? द आंसर इज कुछ ऐसी चीज है कि अगर मैं नहीं पहनूंगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। स्टेट का मामला है, यू डोंट हैव चॉइस, यू कैन नॉट से माय बॉडी माय चॉइस, माय कार माय चॉइस, आई वाज गोइंग टू ड्राइव 200 किलोमीटर्स पर आवर बिकॉज़ स्टेट हैव लॉस। 6:30 बजे बच्चों को फजर के लिए उठाना है, नो 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 नो, लेट देम स्लीप, अल्लाह गफूर रहीम है, चॉइस है। 6:45 पे स्कूल के लिए उठाना है, मार मार के उठाएंगे, कोई चॉइस नहीं है। कि ये कौन होते हैं हमें इस्लाम के दायरे से बाहर करने वाले? इस्लाम में सबसे बड़ा मसला औरत है, हमने जो है वो इनको कठेरे में खड़ा किया हुआ है। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों ना हो। जब आपको आपके वाले साहब का ही नहीं पता है तो कोई भी गली में आप उठा के किसी को वाले साहब बना लेंगे और उसकी विरासत को आप माल समझेंगे। खवातीन पे जुल्म होता रहा, ये बाकायदा नैरेटिव मॉडर्न पर्सपेक्टिव से हमें सिखाया गया, हमारा पर्सपेक्टिव है नहीं है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहती है कुरान में सिर्फ मर्दों का जिक्र है, औरतों का नहीं है। क्यों? अब अगर आज कोई ये खवातीन पूछ रहे तो आपको लगेगा फेमिनिस्ट हो गई है। सही है। अब ताबिया के बारे में क्या कहेंगे? इस्लाम में गवाही जो है खवातीन दो एक काउंट की जाती है और मर्द की एक। जेंडर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठ के डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? तो ये कुरान सुनने का काम है, कोई डीकंस्ट्रक्ट सिर्फ नहीं करता बल्कि इवेंचुअली कंस्ट्रक्ट करता है बिल्डिंग्स को। तो क्या इसी सोच रखने वाले लोग हैं? ऐसा कोई इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है। अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सीखने से रोक रहे हैं, हमें बोलने से रोक रहे हैं। आज से 100 साल पहले खवातीन को दे डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट इन अमेरिका, नाउ दे डोंट इवन नो व्हाट इज अ वुमन। मर्द और औरत बात करेंगे तो हराम। कैजुअल रिलेशनशिप हो रहा है, हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है, तेजी से आते जा रहा है, और प्रोटोकॉल नहीं रखेंगे तो मर्द इसका ज्यादा फायदा उठाएगा। वेस्ट के अंदर हैरानगी की बात यह है, सर्वे हुआ 51% बच्चे बगैर शादी के पैदा हुए हैं। इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस नजरिए से देखता है, थोड़ा ये डिफाइन। ये बहुत लोडेड डिस्कशन है। इवन कि मैं एक जुमला भी कहूंगा तो इवेंचुअली लोग दूसरे जुमले को नहीं सुनेंगे और प्री मेच्योरली इवैल्यूएट करके मुझे कैंसिल कर देंगे। पहली तो दरख्वास्त ये है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जाहिल आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ताला इल्म अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो मेरे फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं, बच्चों के साथ जो है वो घुल मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके लिए किताब लिखते हैं। डॉक्टर आसिफ हिरवानी, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर हैविंग मी। अच्छा, थोड़ा सा अपना तारुफ आप करवा देंगे कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर आपकी थोड़ी सी जर्नी। जी, सबसे पहले तो ये कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत एडवेंचरस जर्नी होगी, वैसा कोई मामला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तारुफ करा देता हूँ ब्रीफली। मैं यहीं पैदा हूँ कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी के रिश्तेदार ननियाल सारा वेस्ट में रहता है। वेस्ट में मूव हो गया था 60-70 से, शिकागो, डैलस वगैरह, तो आना जाना वहाँ लगा रहा, वहीं की सिटीजनशिप आ गई थी इस तरह। और फिर मैं समर में पहले वहाँ जाया करता था अमेरिका में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। फिर मैं अपनी अंडर ग्रेड बैचलर्स के दौरान वहाँ मूव हुआ और इवेंचुअली फिर वहीं पर अभी मैं पहले मैं सेकुलर एजुकेशन या अंडरग्रेड मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में किया, और फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज की। मेरे पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 18-19 साल का था जब मैं नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बना, और इवेंचुअली फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे यहाँ 15 साल हो गए, तकरीबन 14-15 साल वहीं पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में रेजिडेंट स्कॉलर, इमाम, टीचर वगैरह की जॉब दे रहा हूँ। अभी एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये बस थोड़ा सा तारुफ है। अच्छा, क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ आपकी जो पहले की लाइफ थी, जिसमें आप जो है वो नॉन प्रैक्टिकल मुस्लिम अपने आप को कह रहे थे, और इसके बाद आप प्रैक्टिस मुस्लिम बन चुके थे, और फिर इसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त भी दी और आपके अंदर नॉलेज भी दी। तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने, और क्या ऐसी चीज़ को हासिल कर लिया जिसके बाद आपने अपनी लाइफ को जो है वो दूसरी तरफ मोड़ा? सबसे पहली चीज़ है कि अभी भी मैं अपने आप को जाहिल समझता हूँ, अभी भी मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूँ। लेकिन अगर आप फ़र्क पूछेंगे
कि उस वक्त 17 साल का एक एरोगेंट नौजवान जो कि क्रिएशन का अटेंशन लेना चाह रहा था, ग़ालिबन वो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी, वो थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई। और अब मुझे अपनी जहालत का अंदाज़ा है, उस वक्त जहालत का अंदाज़ा नहीं था, बस ये फ़र्क है। और ये बड़ा ख़तरनाक होता है जब आप जाहिल हो और आपको आपकी जहालत का अंदाज़ा ना हो, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं आप। और हमारे नौजवानों के साथ, मेरे साथ भी था, तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। बाकी ये कि स्पिरिचुअलिटी के एतबार से एक वॉइड महसूस कर रहा था मैं अपने दिल के अंदर। जो एक आम टीनेजर उस एज में काम करते हैं वो सारे काम किए जो नॉन प्रैक्टिसिंग करते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। जितनी मैं अपनी रिवेलियसनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ उतना मुझे सुकून से मैं दूर होता जा रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने बस बचाया, अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे समझने आप ग्रैब किया कम्प्लीटली और सीधे रास्ते पे डाला। और अभी भी मैं गुनहगार हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी और हमें बाकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस अल्लाह ताला इसी तरह हमें जन्नत में ले जाए इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा-सा अगर हम समझने के लिए कहें कि हमने ये देखा है कि वेस्ट के अंदर जो है वो हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हम देखते हैं, जो यहाँ के लोग देख रहे होते हैं कि वहाँ जो है वो आसाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। यहाँ तो जो है वो उस तरह से नहीं होती हैं, फिर भी लेकिन बनिस्बत अगर हम मीज़ान में तोलें तो वहाँ के लोगों की जो है वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है और फिर उस तरफ रुझान भी है। जैसे मेरे भी बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको मैंने देखा है, पढ़ा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो रहे होते हैं। क्या ऐसी वजह है कि वो अट्रैक्शन, उनको वो वाली अट्रैक्शन नज़र नहीं आती है, दूसरी अट्रैक्शन को देखते हुए अपनी अट्रैक्शन बनाते हैं? इसकी वजह यह है कि वेस्ट पिछले कुछ अरसे से मटीरियलिज्म का हेड है, बेली ऑफ द बीस्ट है। दुनिया की हर लग्जरी, हर आसाइश वहाँ से यहाँ पर आती है पिछले कुछ सेंचुरी से। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि इतना ज़ोर उन्होंने मटीरियलिज्म पे दिया है, साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया है कि अंदर की दुनिया से बिल्कुल महरूम हो गए। रिलीजन को उन्होंने, मज़हब को, रिलीजन को कैटेगरी, प्राइवेट कैटेगरी में बंद कर दिया। तो इसका नुकसान ये हुआ है कि अंदर से बिल्कुल खाली है, स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल खाली है, रूहानी नरिशमेंट, स्पिरिचुअल नरिशमेंट होती नहीं है। आप सुबह से उठते हैं तो बस आप कन्वेयर बेल्ट ऑफ लाइफ पे लग जाते हैं, डॉलर के पीछे। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। एक बहुत बड़े स्कॉलर थे शेख अबुल हसन अली नदवी, वो पहली बार अमेरिका जाते हैं 1977 में, तो उनसे पूछते हैं, शिकागो में टॉक दे रहे होते हैं वो, तो कह रहे आपने अमेरिकन सिविलाइजेशन को कैसा पाया? तो कहते हैं राई तो कुल्ला शैफ़ी अमरीका इल्लल इंसान। वो कहते हैं कि आई सॉ एवरीथिंग इन अमेरिका एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। तो कह रहे हम सब ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं। तो कह रहे मुझे पता है आप, उनका कहने का मकसद था कि इंसान जो हम समझते हैं इंसान या इकबाल के तस्वुर में इंसान है, वो ये कि जिस्म के साथ साथ रूह हो, रूहानी नरिशमेंट हो। अमेरिका और अब पूरी दुनिया का ये हाल है, क्योंकि अमेरिका ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है, कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर फोकस हमारा है फिजिकल नरिशमेंट का, लेकिन स्पिरिचुअल नरिशमेंट हो ही नहीं रही है। तो जो स्पिरिचुअल वॉइड वो महसूस करते हैं, उसका इस्लाम जवाब देता है, क्योंकि इस्लाम आपको जवाब देता है कि एक अंदर की दुनिया भी है, वो भी तुम्हें फतह करनी है। तो बहुत सारे लोग ये इंटरनल वॉइड की वजह से जवाब देखते हैं, जवाब उनको ईसाइयत में नहीं मिलता है। ईसाइयत बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हो चुकी है और इवेंचुअली फिर वो इस्लाम की तरफ आते हैं। तो हालांकि इस्लामोफोबिक इन्वायरमेंट है, एंटी इस्लाम सेंटिमेंट राइज पर है, फिर भी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसकी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम उनको उनके अंदर की दुनिया फतह करना सिखा रहा है। अच्छा, आपने एक किताब, 2 किताबें लिखी हैं, तो अक्सर जो मुसन्निफ़ होते हैं वो मसाइल को देखते हुए या कोई सॉल्यूशन को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वो किताब को लिखते हैं। आपके ज़हन में क्या ख़्याल था? आपने क्या सोचा कि ये किताब लिखनी ज़रूरी है? ये तो बड़ा हसास सवाल पूछा है आपने। मेरी पहली किताब थी जेंडर इंटरेक्शन पे, 2016 में लिखी। फिर मैंने उसका सेकेंड एडिशन एक एमजा स्कॉलरली कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैंने वापस लिखा, थोड़ी सी स्कॉलरली लोडेड लैंग्वेज में। मसले मसाइल वही थे कि मॉडर्निटी जब से आया है तो एक चीज़ आई है जो अनप्रेसिडेंटेड हुई थी, वो कि ख़वातीन वर्क प्लेस पे और ख़वातीन के साथ इंटरेक्शन, इससे पहले आज तक ये नहीं हुआ। ख़ासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ये हुआ, अनप्रेसिडेंटेड था, कि ख़वातीन मैसेस तादाद में इतनी ज़्यादा वर्क प्लेस वगैरह पे आ गई। तो इसके लिए इंटरेक्शन की गाइडलाइंस ज़रूरी थी, लेकिन एट द सेम टाइम हम पुराने उसूल जो दिए हैं हमें स्कॉलर्स हैं, उस पर रहते हुए हम नए मौज़ूआत पे कैसे बात करें। तो उसकी ज़रूरत थी। फिर हमारे कुछ असातिज़ा से, टीचर से हमने बात की कि उनकी कुछ किताबें थी वो एक ख़ास एंगल पे लिखी गई थी, सोशल मीडिया में कवर नहीं था, मॉडर्न गैजेट्स कवर नहीं थे।
तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने नेक्स्ट एडिशन में ये चीज़ें फिक्स कर लें, क्योंकि नए चैलेंज आते जा रहे हैं। 2015-2016 की बात थी। तो उनमें से एक टीचर थे शेख हातिम अल हज, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप इस पर ये काम करेंगे, आपने इतनी तहकीक कर लिया। तो मैंने कहा अच्छा। तो पहली वजह, जो पहली किताब थी जेंडर इंटरेक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत महसूस कर रहा था मैं कि सोशल मीडिया पे रियल लाइफ में मैन वुमेन का इंटरेक्शन होना है। क्लासिकल स्कॉलर्स के पास जाते तो कहते हैं कि ना करें, मर्द और औरत एक दूसरे से बात ना करें, और अगर ज़रूरत है तो बात करें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या प्रोटोकॉल हो, क्या गाइडलाइन हो, वो उस पर कम बात होती थी। तो उसको मैंने गैदर किया है और वो मैंने किताब, अल्लाह का शुक्र है, पब्लिश हो गई है। तो एक तो ये था, और इसके साथ साथ फिर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो रहे थे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, कि क्योंकि गाइडलाइंस क्लियर नहीं थी तो हैरेसमेंट के केस बढ़ते आ रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी में भी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए गाइडलाइन लिखूं कि एक प्रोफेशनल अंदाज में मर्द औरत इंटरेक्ट करें, शरिया कंप्लाइंट वे में हो, और कुरान सुन्नत की गाइडलाइन को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी फ्लरिश होती रहे। तो ये जहन में मकसद था जी। पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम, इसका थोड़ा सा मतलब समझाएं, किताब को थोड़ा सा आप डिफ़ाइन करेंगे किस मौज़ूआत पे, और क्या ऐसा जो है वो आप समझ रहे हैं कि यार ये इस पॉइंट पे जो है वो मुझे किताब लिखना ज़रूरी हुई। अच्छा, मैंने इसको ये टाइटल और ये अप्रोच इसलिए दी थी, दूसरी किताब की बात कर रहे हैं आप, रीथिंकिंग द रेनबो, इस्लामिक वर्सेस पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम ऑफ सेक्सुअलिटी। उस ज़माने में LGBTQ बहुत बढ़ता जा रहा था, ये बाइडेन का ज़माना था। अब तो खैर ट्रंप ने मेरा काम कर दिया है, जेनोसाइड वाला नहीं, ये जो LGBTQ वगैरह के खिलाफ रिपब्लिकन्स हो गए। लेकिन जो उस ज़माने में बाइडेन का जो था, उसमें बहुत तेज़ी से LGBTQ बढ़ रहा था और मुझे इसको अप्रोच करना था, लेकिन मुझे अप्रोच वेस्टर्न कंजर्वेटिव लैंग्वेज से नहीं करना था कि मैं बस बैश करता रहा हूँ LGBTQ। मुझे थोड़ी सी लैंग्वेज एकेडमिक रखनी थी, उस ज़माने में हसासियत बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने फ़िलोसॉफिकल राउट लिया, और फिलोसॉफिकल राउट में मैंने कहा कि ये राउट देते हैं, इस्लाम वर्सेस पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम ऑफ सेक्सुअलिटी। क्योंकि आप जिस भी एंगल से देखें, इवेंचुअली कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि अब हम पोस्ट मॉडर्निटी में रह रहे हैं, और पोस्ट मॉडर्निटी के अंदर मॉडर्निटी का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। पोस्ट मॉडर्निटी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इसी तरह जेंडर, आप कैसे कहते हैं मर्द और औरत है, उनका आर्ग्यूमेंट ये है, जेंडर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने इसको ये रंग दिया कि ये पोस्ट मॉडर्न थाट से मुतासिर हैं, और इवेंचुअली, लेकिन ये सब्जेक्टिव है और भी इसमें थ्योरीज हैं, लेकिन मैंने तो ये राउट इसलिए लिया था कि इसको थोड़ा सा एकेडमिक फिलोसॉफिकल टोन लूँ, ताकि वहाँ के इन्वायरमेंट में अगर बात करनी है तो एक ख़ास लैंग्वेज, एक ख़ास वोकेबलरी आपको यूज़ करनी है ताकि लोगों तक बात आप पहुँचा सकें। अच्छा, आप थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ के लोग अगर ये LGBT या इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, या थोड़ा सा लेफ़्ट राइट थोड़ा घूम जाएं, तो फेमिनिस्ट जो है वो दूसरी भी बातें करते हैं साथ साथ। तो इसके आर्ग्यू में जो है वो एक आता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो इस्लाम में मना है, फिर इसके बाद जवाब नहीं होता। वहाँ क्या आपने इस तरह की बातें की कि लोग आपकी बात सुनने के लिए हुए हैं? और ये मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोग भी बात सुने। मतलब एक चीज़ होती है कि हम अपने अंदर नॉलेज या डिबेट करने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास जो टूल है वो किताब है, हम वो पढ़ते नहीं हैं। तो दूसरी वाली चीज़ जो है वो टूल जो आया है वो सोशल मीडिया है, हमारे पास वो भी नहीं है। जो नज़रिया रखने वाले लोग हैं, आम नौजवानों में एक सादा सी बात कहते हैं कि ख़वातीन को मारने वाला हक किसने दिया है, यहाँ से वो आर्ग्यू शुरू कर देते हैं, और फिर हमारे पास तो वो होता ही नहीं है नज़रिया हमारे लोगों को। तो वो थोड़ा सा उसको अगर हम, और किसने दिया ये, यानी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर आदमी कोई हो सकता है दुनिया में? कोई नहीं हो सकता। अगर आप मुसलमान हैं तो मेरा ख्याल से आपका जवाब होगा नहीं हो सकता। जी जी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक औरतों पे हाथ नहीं उठाया। अब आप समझें वो आयत को जैसे समझ रहे हैं आपको, सूरह निसा की आयत 34, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्शन बुखारी में तो ये कहता है। इसका मतलब है कि देखें, कोई भी टेक्स्ट हो ना, कुरान हो, बाइबल हो, मैं तो वेस्ट में रहता हूँ तो क्रिश्चियन से भी रब्ता रहता है, टेक्स्ट बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अगर एक अब्यूसिव बंदा टेक्स्ट को पढ़ेगा उसे एंड अप अब्यूज़ कर देगा। युदिल्लु बिही कसीरों यहदी बिही कसीरों वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। तो ख़वारिज ने भी कुरान मजीद गाइडेंस की किताब थी, इससे क्या लेसन निकाले कि अली और मुआविया और सारे तीन साहबाओं पे तकफीर का फतवा लगा दिया। तो टेक्स्ट बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, चाहे वो कुरान हो चाहे कोई और सेक्रेड हो। पढ़ने वाले अगर स्पिरिचुअली अब्यूजिव है तो इवेंचुअली वो आया निकालेगा और अपने क्राइम को जस्टिफाई करेगा, अपने ईगो को मैनिफेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा।
अब आते हैं जो आपने सवाल पूछा, मैं जनरल उसूल बताता हूँ ताकि वो LGBTQ पे भी हो जाए, फेमिनिज्म पे भी हो जाए, रेड पिल मैस्कुलिनिटी पर भी हो जाए, जो इसको सुन रहा है। जब हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं या जब हम किसी चीज़ को रेफ्यूट करते हैं, तो पहली चीज़ तो आपकी ये रखनी है कि अगर आप एक मुसलमान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नॉन मुस्लिम को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि सिंपैथेटिक राउट लें कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम बिफोर यू कैन इवन रिस्पॉन्ड एंड रेफ्यूट एंड डीकंस्ट्रक्ट दैट। अगर फेमिनिज्म का आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो जनरली, अच्छा ये सिंसियर स्ट्रगलर्स के लिए, कुछ तो मिलिटेंट LGBTQ, मिलिटेंट फेमिनिज्म, मिलिटेंट एंड यू हेट टाइप के लोग होते हैं, तो उनके साथ सिंपैथेटिक राउट लेने का फ़ायदा नहीं, उनके साथ जस्टिस वाला राउट लें। लेकिन अगर फेमिनिज्म की तहरीक उठी कैसे यूरोप के अंदर, हम सबको, आप गूगल करेंगे ChatGPT, क्लॉड पे आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे विच हंट मूवमेंट हुई 17-18 सेंचुरी में, 80,000 ख़वातीन को जला दिया गया यूरोप के अंदर। एक तहरीक उठी कि ख़वातीन के हक़ पे कोई बात नहीं कर रहा। आप सोचें इस इलाके में अगर 80,000 ख़वातीन को जला दें और स्टेट और चर्च उसे टैसिटली सपोर्ट करें, तो इवेंचुअली ख़वातीन में भी रिबेलियस मूवमेंट उठेगी, और उस मूवमेंट ने बढ़ के और फिर इवेंचुअली ख़वातीन को एजुकेशन नहीं लेने दे रहे थे वगैरह। पहली फेमिनिज्म की वेव आती है 1920 में, वोटिंग राइट्स। दूसरी वेव आती है 1960 में, वो थोड़ी सी परवर्टेड हो जाती है, फिर परवर्जन आगे बढ़ता रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं फेमिनिज्म का रद्द करूँ, इससे पहले मैं ये पूछूं कि फेमिनिज्म उठा कैसा। तो आप ये कहें कि ख़वातीन पे जुल्म हो रहा था और ये जुल्म गलत है। हाँ, जो फेमिनिज्म ने सोल्यूशन दिया है वो शायद परवर्टेड है या शायद इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिवाइन गाइडेंस वाला सोल्यूशन है। क्योंकि अगर मैं एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन पे जाऊंगा, एक जहालत से दूसरे जहालत पे, एक फ़िलॉसफी से दूसरे फ़िलॉसफी पे जाऊंगा, तो इवेंचुअली मैं पेंडुलम की तरह स्विंग होता रहूँगा। अब आज मैस्कुलिनिटी क्राइसिस आ गया क्योंकि फेमिनिज्म इतनी एक्सट्रीम पे चली गई है, और इसी तरह फिर एंड्रू टेट और निक फिंटस और इस तरह के लोग आ गए। तो जब भी किसी को रिस्पॉन्स करें, हमेशा सिंपैथेटिक राउट लें, वरना अगर आपने उन्हें कर दिया तुम फेमिनिस्ट हो, तुम रेड पिल हो, तुम मैस्कुलिनिस्ट हो, तुम LGBTQ हो, तो हमने जो अपने माइंड्स में पॉकेट बनाई हुई है, इसको अपने कंपार्टमेंट में डाल दिया, फिर बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, कोई डायलॉग हो ही नहीं सकता। तो सिंपैथेटिक राउट लेने से फ़ायदा ये होता है कि सामने वाला ये सोचेगा आप मेरी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप ये कहें कि फेमिनिज्म और इस्लाम कम से कम इस बात पे तो एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं औरत के जुल्म को एड्रेस करना चाहिए। इस्लाम कहता है, कुरान आया वइज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि बच्चियों को क्यों दफनाया जा रहा है, ये बच्चियों का इशू है ना, कुरान भी उसे एड्रेस कर रहा है बच्चियों के जुल्म पे, तो फेमिनिज्म भी बच्चियों के जुल्म पे एड्रेस कर रहा है। हाँ, कुरान ने सोल्यूशन फेमिनिज्म से रेडिकली डिफरेंट दिया है। कुरान ने इन्हीं का मर्दों के खिलाफ हो जाओ, कुरान ने इन्हीं का मर्दों को लीडरशिप से नीचे हटाओ, कुरान ने इन्हीं का कि औरतों को मर्दों के खिलाफ रिबेलियस बनाओ। कुरान ने कहा जो ये कर रहा है मर्द, उसको अकाउंटेबल ठहराओ। तो कुरान का सोल्यूशन डिफरेंट है, जिससे सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो आप अगर ये सोल्यूशन इस तरीके से लाएंगे, उनको अदराइज ना करें, बल्कि एट द सेम टाइम उन्हें रखें आप हमारा उम्मत का हिस्सा है, और जो ऑपरेशन, जो जुल्म हो रहा है उसको हम एड्रेस करते हैं, तो आई थिंक ये जेंडर एंटागोनिज्म खत्म हो जाएगी। ये सारी इंपोर्टेड डिबेट्स हैं, ये हमारे पास वेस्ट से आ रही हैं, क्योंकि हम गुलाम कौम में सारी डिबेट्स, आपके पास जस्टिन बीबर और आसिफ हिरानी है, वो भी वेस्ट से ही आ रहा है। तो ये इंपीरियलिज्म के नताज होते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फेमिनिज्म या मैस्कुलिनिटी, LGBTQ के रद्द में उन्हीं के जवाब ना लें, बल्कि आपका जवाब आपके पास कुरान हदीस में मौजूद है, वो अप्लाई करें। अब इसी से हमें एक सवाल आता है कि आइडेंटिटी आपने बताई है जितनी भी, तो इस्लाम जो है वो इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस नज़रिए से देखता है, थोड़ा ये डिफाइन करें। अच्छा, सबसे पहले तो जेंडर, ये जो मर्द और औरत के दरमियान क्या जेंडर वॉर्स चल रही है, जो फेमिनिज्म, मैस्कुलिनिटी, ये हमारा तसव्वुर ही नहीं है, हमारा फ्रेमवर्क ही नहीं है कि दो जेंडर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये हमारा तसव्वुर नहीं है, ये सबसे पहले जहन से हटा दें। हो सकता है कि मगरब में, जदीदियत में, मॉडर्निटी में आया है। हमारा तसव्वुर सूरह तौबा में वाज़ेह तौर पे है, मुमिनूना वल मुमिनात बअदुहुम औलिया बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के औलिया हैं। ये कुरान का तसव्वुर है कि बिलीविंग मैन, बिलीविंग वुमेन एक दूसरे के औलिया, सपोर्टर, फ्रेंड्स, एलाइज हैं। तो हम तो एक दूसरे को एज ए एंटागोनिज्म देखते ही नहीं है, हॉस्टाइल लेंस से देखते नहीं है। हम एक दूसरे को इस तरीके से देखते हैं कि एक खातून जा रही है, अमेरिका में तो बहुत महसूस होता है, हिजाब में तो आपको नज़र आएगा यार ये प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मा का हिस्सा है, आपको एक अंदर से खुशी होती है। मेरी फैमिली अगर वॉलमार्ट में हो और उनकी अपेरेंटली मुसलमान नज़र आएगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी, और ये पॉजिटिव एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से आप वो महसूस नहीं कर पाते। तो हमारा वो फ्रेमवर्क नहीं है कि जेंडर्स
एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये बाहर का फ्रेमवर्क हमारे पास आ गया है, बहुत सारी इसके रीजंस है, कॉलोनाइजेशन वगैरह। हमारा फ्रेमवर्क है, दोनों जेंडर्स एक दूसरे के साथ हैं। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यही सवाल होना चाहिए कि अगर मुझे किसी चीज़ को, वेस्टर्न फिलॉसफी को डीकंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं सिर्फ डीकंस्ट्रक्ट ना करता रहूं, भाई कंस्ट्रक्ट भी तो करूं। और कंस्ट्रक्ट करने के लिए इवेंचुअली मुझे कुरान और सुन्नत यूज़ करना पड़ेगा, वरना सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठ के डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ आ गई, आप उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको फिर डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? तो ये कुरान सुन्नत का काम है, कोई डीकंस्ट्रक्ट सिर्फ नहीं करता बल्कि इवेंचुअली कंस्ट्रक्ट करता है बिल्डिंग्स को। कुछ एग्जांपल्स दें कि ये इससे जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसकी वाज़ेह मिसाल अभी मैंने दी आपके सामने कि मैन वुमेन आर एट वॉर, जेंडर एंटागोनिज्म है, जेंडर हॉस्टिलिटी है। आज से 100 साल पहले ख़वातीन को दे डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट इन अमेरिका। नाउ दे डोंट इवन नो व्हाट इज अ वुमन। सो डिड यू सी अ कंप्लीट स्विंग ऑफ पेंडुलम? क्योंकि वहाँ ही हो रहा है, ख़वातीन के कम हुकूक है, ख़वातीन के ज़्यादा हुकूक है, मर्दों के कम हुकूक है, मर्दों के ज़्यादा हुकूक है। बिकॉज दे सी दिस फ्रॉम द जेंडर सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू, जेंडर सेंटर्ड लेंस। और इसमें होता है कि जब आप एक जेंडर को उठाते हैं, नीचे जेंडर नीचे आता है। एक जेंडर को आइडियलाइज करते हैं, दूसरा जेंडर नीचे आता है। अब इसका रद्द करने के लिए, अगर आपको फेमिनिज्म का रद्द करना है, बदकिस्मती से अगर आपने एंड्रयू टेट की किताब तो लिखता नहीं है, वीडियोस देख ली, या निक फिंटस, या उससे पहले चले जॉर्डन पीटरसन, इन लोगों को सुना है। और मुझे पता है काफ़ी मुसलमान उस ज़माने में जॉर्डन पीटरसन को सुनते थे, जो इन्फ्लुएंसर थे। सारे आर्ग्यूमेंट आपको उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन लगेंगे जॉर्डन पीटरसन के, जो फेमिनिज्म पे आ रहे हैं। तो होता ही है कि आप फेमिनिज्म को एंटी लेंस में या खवातीन को एंटी लेंस में डाल देते हैं। कुरान का आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए, फेमिनिज्म को डीकंस्ट्रक्ट करें रिस्पेक्टफुली, लेकिन उन्हें अदराइज ना करें। आपकी मुसलमान खवातीन है, गैर मुस्लिम खवातीन से आप पाकिस्तान में बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, जो सिंसियर स्ट्रगलर्स हैं या जो मिस इन्फॉर्म्ड हैं, उन्हें फिर आप कंस्ट्रक्ट करें कि यार हमारे दरमियान तो ये जंग है ही नहीं, हमें तो कुरान बता रहा है हम औलिया हैं, तुम्हारे साथ कोई जुल्म होगा रोड पे तो सबसे पहले मैं बचाने आऊँगा तुम्हें, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ वन उम्मा। तो पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए जब आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो। और आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन जो है ना हमसे मिसिंग हो जाती है। कुरान की जो कंस्ट्रक्शन है ये मिसिंग हो जाती है। हम फिलोसॉफिकल राउट बहुत तेज़ी से ले लेते हैं, और फिलोसॉफिकल राउट इज़ गुड फॉर डीकंस्ट्रक्शन लेकिन नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन। ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन का काम क्या है? अनस्क्रू या स्क्रू करने। तो फिलॉसफी को सिर्फ आप ऐसे ड्रिल मशीन इस्तेमाल करें, लेकिन उसको नीचे डीकंस्ट्रक्ट के बाद आपको कुरान हदीस पे कंस्ट्रक्ट करना लाजमी है, वरना आप फिलॉसफी से सोल्यूशन कभी नहीं हासिल कर सकेंगे। अच्छा, ये जो कल्चर आपने बताया, ये कल्चर बाकी मज़ाहिब के लिए भी नुकसानदेह ख़तरात साबित हुए, जो यूरोप और अमेरिका के अंदर, वो भी इससे जो है वो LGBT और ये फेमिनिज्म से जो है वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे। इससे इन्होंने क्या जो है वो अपना सोल्यूशन निकाला, और आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में जो है वो ये अब कल्चर आ रहा है? यूनिवर्सिटी कल्चर बहुत तेज़ी से तबाह होता हुआ देख रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये ख़तरात हमारे कहाँ कहाँ तक और कैसे जो है वो पहुँचेंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, कोई ऑडियंस में सोच रहा हो कि मैं अनक्वालिफाइड हूँ इस पर बात करने के लिए। मेरी तीसरी किताब थी जो 1 साल से मेरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई, मैंने पब्लिश नहीं की है। वो थी डिवाइन जेंडर सॉलिडारिटी वर्सेस जेंडर वॉर्स। पब्लिश इसलिए नहीं की क्योंकि कंट्रोवर्शियल नेचर है, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैंने इसके तकरीबन 25 एकेडमिक पीयर रिव्यू करवाए हैं, लेकिन अभी मुतमईन नहीं हुआ हूँ। मैं सिर्फ ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ ताकि कोई ये नहीं कहे कि मैं जाहिल आदमी बात कर रहा है। मैं जाहिल, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जनरली मैंने पूरी किताब इस पर लिखी है, फुटनोट हैवी बुक, तो थोड़ी सी रिसर्च है इस टॉपिक पे। अब आते हैं आपके सवाल पे। इसका कोई एक वजह नहीं है। जो कोई ओवर सिंप्लीफाइड करता है कॉम्प्लिकेटेड आंसर को, तो रेड फ्लैग है। बहुत बहुत चीज़ों से मिला हुआ है। 5-10 मिनट की प्रिपरेशन करके वो एक जवाब देगा तो इवेंचुअली वो लोगों को कन्फ्यूज़ करेगा। एक जवाब पाकिस्तान में क्यों आ रहा है, कुछ एक्सटर्नल रीज़न है, कुछ इंटरनल रीज़न है। एक्सटर्नल रीज़न ज़ाहिर कोलोनाइजेशन है, फिर ज़ाहिर आपका इम्पीरियलिज्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। हैरानगी की बात है कि जब अफ़गानिस्तान पे अटैक करना होता है तो दे आर सेविंग अफ़गानी वुमेन। आपने देखा है? जब इराक पे अटैक करना होता है तो वी नीड टू लिबरेट इराकी वुमेन। अब आजकल ईरानियन वुमेन को सेव कर रहे हैं वो लोग। इससे पहले ब्रिट्स सेविंग द इंडियन वुमेन, दैट्स व्हाट ब्रिट्स वर डूइंग। Why the entire discourse of war, of killing our men, have to be drawn by saving our women? Why that? Similarly, अल्जेरिया में फ्रेंच जाते हैं, सेविंग अल्जेरियन वुमेन। एक हैरान की बात मैं आपको बताऊं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में चले जाएं, फ़िरौन के बारे में अल्लाह ताला कहता है युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाअहुम। वो बच्चों को ज़िबा करता था और औरतों को छोड़ देता था। इसका मतलब है कि चाहे प्री मॉडर्न फ़िरौन हो या मॉडर्न फ़िरौन हो, स्ट्रैटेजी हमेशा से एक ही रही है
कि औरतों को छोड़ने की रहम अपेरेंट जो रहम नज़र आ रहा है उसके चक्कर में आप उनके बच्चों को कत्ल करें और इवेंचुअली उस सिविलाइजेशन को तबाह करें। एक किताब है डज मुस्लिम वुमेन नीड सेविंग बाय लीला अबू लुगूद। डज मुस्लिम वुमेन नीड सेविंग, ये बहुत अच्छी किताब है कि किस तरीके से मुसलमान वुमेन पे नैरेटिव बनाया जाता है वेस्ट की तरफ से, उन्हें बचाना है, उन्हें लिबरेट करना है, और वो नैरेटिव फिर उनके मैन को, ब्राउन मैन को, मुस्लिम मैन को डीमनाइज करते हैं, किल करते हैं, क्योंकि आपने एक बार डीह्यूमनाइज कर दिया फिर आप किल करें, कोई आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि दे आर डीह्यूमन, दे आर नॉन ह्यूमन। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि बाहर से भी ये इम्पीरियलाइजर, इस पर बाकायदा रिसर्चेस हैं। एक बहुत अच्छी किताब है जो आई थिंक लम्स में भी वो पढ़ा चुकी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सबा महमूद की, दी पाइटी ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन किताब में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा जिक्र किया है फेमिनिज्म किस तरीके से बाहर के ज़रिए फैलता है। लेकिन ये जस्टिस नहीं होगी अगर हम सिर्फ ये कह दें हर सवाल के जवाब पे कि अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्ट इसका कसूरवार है। कुछ हमारे लोगों ने भी तो गलत किया। तो हमारे यहाँ जो औरतों पे जुल्म होता है, क्या विरासत अमेरिका मना करता है कि हम बच्चियों को नहीं दें विरासत, या हमारे यहाँ खुद अखलाकी कमी इतनी आ गई है कि हम अपनी बच्चियों को विरासत नहीं देते? या और जो बच्चियों पे जुल्म होता है, क्या आज हमारी बच्चियों पे हाथ नहीं उठाया जा रहा है और फिर जस्टिफाई नहीं किया जा रहा? तो मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने बाकायदा खुद एक खातून का जनाजा पढ़ाया है जिसको उसके शौहर ने चोक कर दिया था और प्रेग्नेंट थी। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 2 बच्ची का बाप हूँ तो मेरे लिए बड़ा स्केरी था वो। मेरी बच्ची नहीं होती तो भी, लेकिन क्या कोई, मेरी बच्ची 15 साल की है, एक बड़ी बच्ची, क्या मैं अपनी बच्ची को कभी शादी करके इसलिए भेजूंगा कि एक दिन उसका जनाजा है? सुभान अल्लाह। तो औरतों पे जुल्म तो हो रहा है, हाँ, लेकिन मर्दों पे भी हो रहा है। अब फेमिनिज्म से यहाँ हम कहेंगे कि औरतों पे हो रहा है, मुझे आपके साथ सिंपैथी है, लेकिन आप एक जेंडर को ऊपर लाने के लिए दूसरे को ना झुकाएं, दूसरे वाले की भी बात सुनें। अब इसका जरूरी तरीका क्या है, इसको एड्रेस कैसे किया जाए? एड्रेस करने से पहले आप हर जाविये को देखें कि आपके अंदर, और फिर तीसरी चीज़ है कि वुमेन एडवोकेसी के अगर आपने राइट नहीं दिए तो कोई और ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या ख़वातीन कंप्लेन करके आती थी इस एतबार से? ध्यान से रिजियस, कितनी सारी अहदीस हमें मिलती है। एक बार नबी करीम के घर के बाहर पहुंच गई, अबू दाऊद की हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है कि हमारे हस्बैंड हमें मारते हैं। नबी करीम ने ये नहीं कहा कि ये भी मर्द है मैं भी मर्द हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। नबी करीम ने कहा लैसा हुम बिखियारिहिम, ये अच्छे मर्द नहीं हैं, ये अच्छे मर्द नहीं हैं। तो ख़वातीन ने आवाज़ उठाई रीज़नेबल वे में, इस्लाम के अंदर रहते हुए, इस्लाम के ख़िलाफ़ जाते हुए नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अच्छे मर्द नहीं है, तुम सही बात कर रही हो। दूसरी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़वातीन आती हैं, कहती है कि आप मर्दों को टाइम देते हैं, औरतों का टाइम नहीं दे रहे, हम पीछे बैठे होते हैं। अच्छा, वो जब मर्दों को टाइम दे रहे हैं स्पीच में तो पीछे औरतें बैठी हुई हैं, कह रहे हैं हमें एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए। तो नबी करीम ने कहा हफ्ते में एक बार जमा हो जाओ, सिर्फ औरतों का दर्स होगा, सिर्फ औरतों का। औरत एडवोकेसी के लिए आवाज़ उठा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे रहे हैं। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहती है कुरान में सिर्फ मर्दों का जिक्र है, औरतों का नहीं है, क्यों? अब अगर आज कोई ये ख़वातीन पूछ रहे तो आपको लगेगा फेमिनिस्ट हो गई हैं, सही है। अब साबिया के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह ताला आया नाजिल करता है सूरह अहज़ाब की, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, पूरी 10 सिफ़ात आती हैं, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, और 10 सिफ़ात आती है इस तरह की। अल्लाह ताला एक जेन्युइन कंसर्न को जो खातून का था, सहाबिया का था, उसे एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि देखो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें साथ साथ जिक्र हो रही हैं। जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एडवोकेसी का राइट दे रहे हैं तो हम क्यों बंद कर रहे हैं? और अगर हम बंद कर देंगे तो इवेंचुअली बाहर वाले लोग हाईजैक करके ले जाएंगे, जो ले जा रहे हैं, और बाकायदा वो फंड लगा रहे हैं इस पर, बाकायदा डोनेशन दे रहे हैं वेस्ट से कि इवेंचुअली, और बाकायदा गलत रोल मॉडल सेट कर रहे हैं हमारी बच्चियों के लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ टेंट्रम ना फेंकते रहें, ये गलत है, इसमें वेस्ट है, हाँ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी कुछ ऑर्गेनाइज वे में काम करें ताकि अपनी बच्चियों को लें, क्योंकि अगर एक बार बच्ची आपकी हाथ से निकल गई, पूरी नस्ल हाथ से निकल जाएगी। मूसा तो फिर दूर है, उम्मे मूसा का जिक्र पहले होता है कुरान में, मूसा से पहले उम्मे मूसा की तैयारी करें कि उम्मे मूसा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। और फिर बच्चियों की तरबियत, बच्चियों को इस तरीके से, अगर जो दीनदार हजरात इस बात को सुन रहे हों, बच्चियों की इस तरह तरबियत करें कि बच्ची जब भी कोई फेमिनिस्ट मटीरियल सुने तो उसके ज़हन में फ़ौरन आ जाए कि अब्बा मम्मा ये मुझे लग रहा है स्पीकर फेमिनिस्ट हो गया है। ये मेरी बच्ची 15 साल की है, मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अल्लाह ताला उसकी हिफाज़त फरमाए। जब भी हम लोग किसी जगह जाते हैं और कोई ऐसी डिस्कशन होती है, कोई बाहर वाला पर्सपेक्टिव आता है, तो फ़ौरन वो कहते हैं अब्बा दिस इज़ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, अब्बा दिस इज़ फेमिनिज्म, दिस इज़ नॉट क्लोजर टू इस्लाम। क्योंकि हमने घर में डिस्कशंस की है, तो पेरेंट्स का भी ये काम है कि प्रोएक्टिवली डिस्कशन करें। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा टॉपिक है।
अच्छा, अब हम सोशल मीडिया पे आते हैं। इस्लाम में जो है वो मैन वुमेन का जो है वो इंटरेक्शन सोशल मीडिया ने कितना आम कर दिया, आपने देखा है। तो ये इसमें कितनी चेंजेस आई हैं आगे और पीछे निकलने के लिए थोड़ा सा ही बताइएगा। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अब हम कहीं बात करते हैं, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अब आप पाकिस्तान में ना 3 या 4 कैटेगरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो सुपर एलीट क्लास है, इसके बाद जो है वो अपर क्लास है, और इसके बाद मिडिल क्लास है, और इसके बाद लोअर क्लास है। तो अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और हम मिडिल क्लास की यूनिवर्सिटी में जाते हैं या अपर क्लास में जाते हैं, तो जब वहाँ हम बात करते हैं, क्योंकि हायर जो सुपर एलीट क्लास है वो बाहर ही पढ़ती है, तो हम जब इन क्लास से बात करते हैं कि ये इंटरेक्शन और इस तरह का, तो वो कहते हैं ये चक्यानुसी सोच रखने वाले लोग हैं, ऐसा कोई इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है, इंटरेक्शन करना कोई भी नहीं है हमारा, तो अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें जो है वो आप जो है वो सीखने से रोक रहे हैं, हमें बोलने से रोक रहे हैं। तो ये इसके हवाले से थोड़ा सा आप गाइड करें। ये बहुत लोडेड डिस्कशन है। इवन कि मैं एक जुमला भी कहूँगा तो इवेंचुअली लोग दूसरे जुमले को नहीं सुनेंगे और प्री मेच्योरली इवेल्युएट करके मुझे कैंसिल कर देंगे। पहली तो दरख्वास्त ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़न्नी है, क़तई नहीं है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जाहिल आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ताला इल्म अता फरमाए। और अगर मैं कोई भली बात कर जाऊँ जो कुरान सुन्नत के मुताबिक हो, आप उस पर एग्री करें इंशाल्लाह, क्योंकि मोरालिटी बेंचमार्क ना मैं हूँ ना आप हैं, वो कुरान और सुन्नत है। अच्छा, हमारी सोसाइटी का हाल आपको पता ही है। दो इंतहा हैं, एक एक्सट्रीमली लिबरल जो कि मज़हब फोबिया वाले हैं, और एक एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं। और दोनों के अंदर कुछ ना कुछ आपको चीज़ें नज़र आती है जो कहेंगे यार ये इन्होंने कल्चर को भी कंजर्व करना शुरू कर दिया है। और एक है कि मज़हब में वाज़े तौर पे लिखा हुआ नहीं कर, और वो इवेंचुअली सिर्फ मज़हब से कराहियत या नफ़रत के एतबार से। तो हमेशा सिंथेसिस राउट रखेंगे इस एतबार से। कुछ चीज़ों में सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, शिर्क और कुफर और तौहीद में सिंथेसिस मुमकिन नहीं है, ज़िना और निकाह में सिंथेसिस मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको डाइवर्स व्यू मिल रहा है। तो कोशिश करें सिंथेसिस क्या होगा। क्या हम कोई ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें मर्द और औरत इंटरेक्ट करे ही ना? द आंसर इज़ नो। सबसे बेस्ट सोसाइटी जो हमारे नज़दीक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी थी। सहाबा कराम उसमें इंटरेक्ट करते थे सहाबिया से। मैंने अपनी किताब जो मैन वुमेन इंटरेक्शन की किताब है, 4-5वें चैप्टर में कुछ मिसालें दी, हालांकि बहुत सारे मिसालें हैं कि ख़वातीन साहबिया और मेल और फीमेल साहबा एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे किया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंटरेक्ट, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबियत तो बहुत ज़्यादा फेमिनिन हाइजीन इशूज़ पे सवाल पूछा करती थी, जो कि आज की इवन के फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन भी शायद मौलवी साहब के पास ना जाए वगैरह। तो they did not have any issue with asking these what we consider sensitive questions because they were learning religion. So clearly we can see that after following certain guidelines, they are interacting with the opposite gender and a stranger of opposite gender. तो एक तो चीज़ है कि अगर इंटरेक्शन नहीं रखेंगे तो सोसाइटी आगे नहीं फंक्शनल नहीं हो सकेगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमने वो प्रोटोकॉल नहीं रखे जो हमें कुरान सुन्नत ने दिए हैं, तो वही हाल होगा जो वेस्ट का हो रहा है। वेस्ट के अंदर हैरानगी की बात यह है कि 2021 के अंदर इंग्लैंड के अंदर सर्वे हुआ तो पता चला, लुइस पेरी अपनी किताब केस अगेंस्ट सेक्सुअल रेवोल्यूशन में लिखती है, 2021 के अंदर इंग्लैंड के अंदर 51% बच्चे बगैर शादी के पैदा हुए हैं, या अमेरिका में 45%, मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। कैजुअल रिलेशनशिप हो रहा है, हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है और तेज़ी से आते जा रहा है। तो अगर आप प्रोटोकॉल नहीं रखेंगे तो इवेंचुअली प्रॉब्लम्स होंगे, और प्रोटोकॉल नहीं रखेंगे तो मर्द इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, ख़वातीन बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करेगी। तो दो एक्सट्रीम्स हैं इसके, एक के कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ ना जाए, और ज़िना से इस्लाम ने रोका है, और जो चीज़ ज़िना की तरफ ले जाती है उससे भी रोका है, क्योंकि बहुत ही सोसाइटी को खा जाने वाली चीज़ है। एट द सेम टाइम कंजर्व कर लेंगे पूरा अपने आप को, और अपने बच्चियों को बिल्कुल सिखाएंगे नहीं कि एक दूसरे से कैसे बात करनी है, तो रियल लाइफ में जाके सोसाइटी फ्लरिश होगी तो कैसे वो एक दूसरे से कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी मेजर्ड एक्सपोजर दें कि आप आपके बच्चियों से कह रहे हैं कि जाके फॉर एग्जांपल किसी स्टोर में है, कहीं है, जाके बात करो, और बेटा ज़रा रिस्पेक्ट से बात करना, सिस्टर कहना, और नज़रें ऐसी रखना, हाथ नहीं मिलाना वगैरह वगैरह। ये उस वक्त सिखाने के टाइम होता है जब आप जेंडर इंटरेक्शन सिखाते हैं। तो आई थिंक इसमें हमें दरमियानी राय लेनी ज़रूरी है। दरमियानी ओपिनियंस क्या है, बाकायदा डिटेल के मेरी किताब पढ़ लें, सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, अगर एक लड़का लड़की नॉन महरम है, यूनिवर्सिटी वर्क प्लेस पर है, अगर उनकी कन्वर्जेशन को हलाल रखना है, पहली चीज़ उनका इंटेंशन सही हो, हराम रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं हो, ज़िना का इंटेंशन नहीं हो। दूसरी चीज़ है, जब देख रहे हो तो रिस्पेक्टफुल वे में देखें,
अपने आप को इंग्लिश में कहते हैं डोंट चेक ईच एंड एवरीथिंग आउट, प्राइवेट्स पे नज़र ना हो, औरा पे नज़र ना हो। तीसरी चीज़ है कि प्रोफेशनल तरीके से बात करें, पर्सनल, इमोशनल, यूजलेस चीज़ों पे बात ना हो, यूज़फुल प्रोफेशनल बातें हों। ये काम करना है, ये वर्क है, ये स्कूल है, उसकी बातें हों। फोर्थ, अकेले ना हो रूम में या पब्लिक प्लेस पे, कोई हो आपके और उन खातून के साथ साथ, क्योंकि हदीस आती है खलवा है, ये तीसरा फिर शैतान होता है अगर आप लोग अकेले होंगे। और चौथी चीज़ है फिजिकल कांटेक्ट ना हो, आप एक दूसरे के साथ स्पेस रखें जब बात कर रहे हों। ये इंटरेक्शन की गाइडलाइंस है, अगर हम इसको बरकरार रखेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वर्क प्लेस पे हो, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप के जहन में आ रहा है क्या ये लड़की मुझे पसंद आ रही है, ये लड़का मुझे पसंद आ रहा है, तो आप शादी का राउट ले, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, शादी करें। शादी करना कोई मसले की बात नहीं है, बल्कि शादी करना तो एक इबादत है। और ये गाइडलाइन इसलिए दी है ताकि फैमिली वैल्यूज़ बढ़ें। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। इस सिस्टम को क्रेव कर रहा है वेस्ट। आप पूरे एचआर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस देखें वेस्ट के अंदर, आपको इसी चीज़ को, इसी प्रोटोकॉल को दूसरी टर्म्स के साथ उन्होंने पढ़ाया। तो हमें तो पता नहीं, दीन ने पहले ही हमारे 14 साल पहले दे दिए, लेकिन हमें हमारे दीन पे प्राउड फील नहीं होता है। तो बहरहाल ये एक मुख्तसरन था कि किस तरीके से जदीद माशरे में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इन पर्सन हो, मर्द और औरत एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपने तरीके बताए ना, ये यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाले तरीके होते हैं कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, सीधा है, ये तो कहीं आगे पीछे नहीं देखता, ये तो बहुत अच्छी सुलझी भी बातें करता है, तो इससे तो मुझे बात करनी चाहिए, ये तो मुझे पसंद आ रहा है। तो फिर वो सोशल मीडिया पे अप्रोच होता है। फिर इसके बाद जो है वो पसंदीदगी जब इजहार होता है, तो फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है कि एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और फिर ये मामलात हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बहुत अजीब सा है कि हमें इसका जो है वो रास्ता, मतलब ये सिर्फ मिल जाता है, कोई कहते हैं कि मर्द और औरत बात करेंगे तो हराम। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या रास्ता है? आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है? मतलब मैं बहुत सवाल करता हूँ कि हम जो है वो कहते हैं कि लाउड स्पीकर जो है वो हराम है, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं रिसर्च करते हैं हलाल हो जाएगी। तो हमने पहले क्यों नहीं लाउड स्पीकर बनाया? तो इसका असल में तो ये एक चीज़ थी। दूसरा एक मैं आपके बात को जवाब दे दूँ। अगर एक लड़की यूनिवर्सिटी में जाती है और देखती है कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़का परहेजगार है, ट्रस्टवर्दी है, नेक है, यार ये तो मुझे कहीं याद आ रहा है, कुछ कुरान की स्टोरी है। हाँ, सूरह कसस के अंदर। हाँ, वो खातून जो अपने फादर के पास जाती है और कहती है इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे मर्द हैं, ये कवी हैं, स्ट्रॉन्ग है, ये अमीन हैं, अमानत वाले हैं, मेरे फादर आप इसे हायर कर लें। और फादर अगली आय में कहते हैं कि मैं चाहता हूं तो मेरी बेटी से निकाह करो। जब लड़की को लड़का पसंद आए, इसमें कोई मसले की बात नहीं है अगर वो हलाल रास्ता लेती है। तो लड़का को लड़की पसंद आए, इसमें कोई मसले की बात नहीं है अगर वो हलाल रास्ता लेता है। तो अब प्रॉब्लम ये है, दूसरा स्टेप हमें नहीं सिखाते। अगर एक लड़का अपने अखलाक की वजह से लड़की को पसंद आ रहा है, अगर एक लड़की अपने अखलाक की वजह से और ज़ाहिर खूबसूरती की वजह से पसंद आ रही है, कोई मसला नहीं है, अगला स्टेप है निकाह। हमारे माशरे में क्योंकि हम लोग ना पूरे मॉडर्न हुए ना पूरे मजहबी हुए तो हम लोग बीच में पिस कर रह गए। तो आप फिर निकाह कराएं, आप फिर फैमिलीज इन्वॉल्व हो, फैमिली सीरियस डिस्कशन करें। अच्छा, अभी स्टूडेंट है, कोई मसला नहीं, मेरे घर पे आ जाओ, इसको लेकर 2 साल मेरे साथ रहे, मैं 3 बच्चों को अभी बड़ा कर रहा हूँ, वो एक लड़की एक रोटी ज़्यादा खा लेगी, मसला नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेप है, अगर लड़का लड़की पसंद आ रहे हैं तो आप आगे बढ़े, निकाह करें। नबी करीम की हदीस में आता है लम नरा लिल मुतहब्बैन मिस्ल निकाह, 2 मोहब्बत करने वालों के लिए मैंने आज तक निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं देखी है। तो अगर पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको हलाल बनाएं, हराम तरीके से ना आप अप्रोच करें। अच्छा, हम बीमार होते हैं तो हमारा 90-95% ट्रस्ट होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें हमारा वो इलाज करेगा या हमें वो टैबलेट्स देगा जो बीमारी है उससे वो दूर कर देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से हमारे जो आजकल के नौजवान हैं, उनका आपको नहीं लगता है कि ट्रस्ट ख़त्म हो गया है कि कोई अगर मसला आता है उनकी ज़िंदगी में तो उससे ज़्यादा वो हाईलाइट करने की जगह, मौलवी को बताने की जगह या स्कॉलर को बताने की जगह, वो सोशल मीडिया पे जो है वो फ़ौरन से ये बात करते हैं कि यार सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा या कम से कम आवाज़ चली जाएगी। इसी तरीके से एक और पहलू भी मैं समझता हूँ कि वो वालिदैन को भी जो है वो अपने दोस्त या उस्ताद या मेंटोर नहीं मानते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये दूरी जो है वो इस वजह से हुई है कि लोग? जी, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगेन कोई एक रीज़न नहीं हो सकता। आप फिलोसॉफिकल राउट लेंगे, साइकोलॉजिकल राउट लेंगे। फिलोसॉफिकल राउट लेंगे तो कहेंगे हाँ ये नियो मार्क्सिस्ट हो गए हैं, वोक हो गए हैं, कि क्योंकि उनमें होता है कि पेरेंट्स और ऑलवेज शोन विद क्रॉस्ड आइज, पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं, हमें सब पता है। इसमें एक रियलिटी है,
नई जनरेशन में ईगो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, वो हमेशा समझती है अंकल आंटी पेरेंट्स कुछ भी नहीं आता इन्हें। लेकिन ये सिर्फ ये वजह नहीं है। दूसरी वजह ये भी है कि कुछ मज़हबी तबके ने और कुछ पेरेंट्स हैं पेरेंटिंग नहीं सीखी, कुछ मज़हबी तबकों ने नौजवान नस्ल के चैलेंजेस को नहीं सीखा, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही क्रॉस रोड पर हैं अभी। एआई आया है, सोशल मीडिया की जब एआई आ रहा है, अब हमारे बच्चों के साथ क्या होगा वल्लाहु आलम। और हमारे कुछ दीनी स्कॉलर्स इस तरीके से डेवलप अपने आप को नहीं कर सके कि नई टेक्नोलॉजी में इज्तिहादात वगैरह कर सके। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया भर की बात कर रहा हूँ कि इज्तिहादात हमारे थोड़े रुक गए। तो उसका भी एक नतीजा है कि नौजवान नस्ल थोड़ी सी आपको इररेलेवेंट समझ में आ रहा है, समझ रही है। तीसरा जो क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ वो भी हो रहा है कि हमने इस्लाम को सिर्फ एक मज़हब के अंदर हैमर कर दिया है, और जब एक मज़हब की कैटेगरी में हैमर कर देते तो उसका पब्लिक लाइफ से ज़्यादा ताल्लुक रहता नहीं है। फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ केसेस हैरेसमेंट के होते हैं और इवेंचुअली वो बात पूरे ख़ानदान में फैल जाती है, तो लोग कहते हैं मौलवी से दूर रहना। ये गलत है, आप स्टेरियोटाइप कर रहे हैं। वो एक मौलवी साहब होंगे, आप पूरी दुनिया के सारे अच्छे लोगों से उसको महरूम कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे तो बहुत सारी वजहें हैं। सिर्फ ये कहना नौजवान बच्चे गलत हैं या पेरेंट्स गलत हैं या ये गलत है, हमें हर चीज़ पे तनकीद जब करनी है तो हर एंगल से करनी है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन हमेशा सिंपैथेटिक लें। सोल्यूशन ये हो कि नौजवान बच्चों को कहें कि अगर आपको एक स्कॉलर की बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरा स्कॉलर ट्राई कर लें, दूसरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इवेंचुअली हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, मुमकिन है कि साकी ना रहे जाम रहे। हमारे लिए तो सबसे प्राइमरी चीज़ ये है कि आप अल्लाह से कनेक्ट हो। मैं आज या पॉडकास्ट कर रहा था सुबह, या पता नहीं मैंने रिसेंटली भी बात कही, एक किसी ने लोडेड सवाल पूछा तो मैंने कहा देखें सिस्टर, मैं जवाब दूंगा, लेकिन जवाब देने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सवाल था। मैंने कहा या तो आपको जवाब समझ में नहीं आएगा तो आपको मुझ पे शक होगा या इस्लाम पे शक होगा, ऐसी सूरत में आप मुझे छोड़ दीजिएगा। आप किसी और स्कॉलर को सुनते रहिएगा, लेकिन इस्लाम पे शक नहीं कीजिएगा, मैं शायद समझा नहीं पाया हूँ। तो आई थिंक अगर वो एक स्कॉलर को या एक ग्रुप को या एक जमात को नहीं कन्विंस हो पा रहा, उसका दूसरी चीज़ ट्राई करना इंशाल्लाह, क्योंकि टारगेट हमारा होना चाहिए अल्लाह से कनेक्ट करना। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल के ख़्याल में जेनज़ी जो है वो इस्लाम को समझ नहीं पा रही या वो समझना नहीं चाह रही है? अब ये भी बड़ा लोडेड सवाल है, अब जो भी मैं कहूँगा इधर-उधर निकल जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ। देखें, अगर आप किसी अंकल या आंटी से पूछेंगे मेरी तरह का जो आदमी है, जो ओल्डर जनरेशन से है, तो एक बैशिंग कल्चर आ गया है। जेन-ज़ी को हम बैश करेंगे और जेन-ज़ी वाले उन्हें बैश करेंगे, इससे कुछ मामला आगे बढ़ेगा नहीं। अब आते हैं इसके बेहतर सोल्यूशन जो मेरे नज़दीक है। वह अगेन स्पेकुलेटिव है, आप डिसएग्री खुल के कीजिएगा इंशाल्लाह। आप रहे ना रहें, अगली नस्ल आनी है, उन्हें लीडरशिप भी संभालनी है, आपके इंस्टीट्यूशंस भी चलाने हैं। क्या आपने उन्हें तैयार किया है कि वो अगली नस्ल लीडरशिप के लिए तैयार है या नहीं? हाँ, सामने वाली फोर्सेस, एनिमी फोर्सेस उन्हें तैयार करिए कि हाईजैक करके ले जाएँ। तो क्या आपने ऑर्गेनाइज वे में उन्हें तैयार किया है, उनके चैलेंजेस को एड्रेस किया है अपने ट्रेडिशन के मुताबिक, अपने कुरान सुन्नह के मुताबिक? और नहीं किया है तो फिर इट्स नेवर टू लेट, स्टार्ट एड्रेसिंग इट राइट नाउ। बाकी जेन-ज़ी बुरे हैं, ये बुरे हैं, और फिर जेन-ज़ी कहेंगे अंकल आंटी बुरे हैं, ये इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें ये करना है कि जेन-ज़ी के चैलेंजेस ये हैं, हम अभी तक इसको शायद एड्रेस ना कर सकें, आए से एड्रेस करते हैं, इनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, इन्हीं को आगे लेके जाना है आगे। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एज नंबर। अगर आज वो टीन एज है 20 से, कल उन्हें 30s 40s में आना है, दे हैव टू हैव इस्लामिक माइंडसेट। और अगर नहीं है तो फिर हम रेट्रोस्पेक्टिवली भी सोचें, लिबरल से सोचें उनके साथ क्या, उनका क्या कसूर है, रिलीजियस से सोचें उनका क्या कसूर है, और एट द सेम टाइम फिर हम आगे बढ़ें। बैशिंग कल्चर से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वरना बैशिंग कल्चर से सिर्फ एंटागोनिज्म बढ़ेगा और इमीडिएट एनिमी आप बिजी रखेगा और चीफ एनिमी इसका फ़ायदा उठाएगा। अच्छा, आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, सोशल मीडिया से भी आते हैं और मीडिया चैनल पे भी आते हैं कि ख़वातीन के साथ बदसलूकी हुई, कत्ल कर दिया। आपने भी जैसे बताया कि इस तरह केपीके के अंदर हुआ। बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है, वो वेस्ट में भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो आवाज़ उठती है ना उनके हक़ में, तो वो सिर्फ जो है वो एक ऐसे लिबरल और उस तबके की उठती है। हम यहाँ इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं या इस्लामी जहन रखने वाले लोग हैं, वो तवाना आवाज़ नज़र नहीं आती है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि क्यों वो उनके एक, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हो,
और अगर आपने जो है वो मैच देखते देखते कहा कि कौन जीते, तो हम कहें कि यार पता नहीं कोई भी जीत जाए, तो आप पहले ही पाकिस्तान को कह रहे हैं कि यार जीते या नहीं जीते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह मुझे महसूस होता है कि यार ये हो रहा है वाक़या, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वल्लाहु आलम, ये तो खैर मैं इस सोसाइटी से बाहर हूँ। सारे स्कॉलर्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो बहुत कम लोग, जिस तरह बड़े बड़े स्कॉलर्स तो हो सकता है उसको एड्रेस करते हो। मेरी मुलाकात शेख तकी उस्मानी से रही है और दीगर और उनके स्टूडेंट से रही है, तो मुझे वो तो काफ़ी रेलेवेंट नज़र आए। इस्लामिक बैंकिंग को एड्रेस करते हैं। हाँ, वो आप चाहे मानते नहीं मानते हो, डिफरेंट राउट है, लेकिन कम से कम मॉडर्न इशूज़ पे एड्रेस कर रहे हैं। फिर डिसएग्रीमेंट होता है, क्रिटिक होता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो आई डोंट नो ऑनेस्टली स्पीकिंग स्कॉलर्स क्या कहते हैं, लेकिन एड्रेस करना चाहिए। और अगर एड्रेस नहीं करेंगे रिलीजियस सेगमेंट, तो फिर कोई और हाईजैक करके ले जाएगा। बात शुरू इससे हुई थी कि अगर ख़वातीन पे जुल्म को या मर्दों के जुल्म को आप एड्रेस नहीं करेंगे, राइचस लोग अगर एड्रेस नहीं करेंगे उस सही नीड को, तो कोई और मूवमेंट जो डिप्राइव्ड है डिवाइन गाइडेंस से, उसे हाईजैक करके ले जाएगी। अभी एंड्रयू टैट और निक फिंटस दूसरे एंगल पे मैस्कुलिनिटी पे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम मैस्कुलिनिटी क्राइसिस को भी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, फेमिनिज्म वहाँ से हमारी ख़वातीन को ले जा रही है, ये लोग बच्चों को ले जा रहे हैं। हमने प्रॉफिटिक मैस्कुलिनिटी नरिश होनी नहीं दी। हमने कुरान सेंटर्ड, इस्लामिक सेंटर्ड फेमिनिटी को अपनी ख़वातीन में नरिश होनी नहीं दिया। तो जब हमारे स्कॉलर्स, लीडर्स, एक्टिविस्ट इस चीज़ को आवाज़ उठाएंगे जुल्म पर, चाहे वो ख़वातीन पे हो रहा है, मर्दों पे हो रहा है, इवेंचुअली आप देखेंगे कि औरों को मौका नहीं मिलेगा हाईजैक करके ले जाए। बाहर से आते हैं लोग, रिसर्च करते हैं कि ख़वातीन पे ये जुल्म हो रहा है, ख़वातीन पे ये जुल्म हो रहा है। होना चाहिए था कि आपके खुद के लोग उठते हैं और इवेंचुअली ख़वातीन को लगता है कि हमारे अपने लोग हैं। लेकिन हाँ, आपको नाइव नहीं होना है। बाकायदा इस पर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल अप्रूव हो रहे हैं वेस्ट के अंदर कि किसी तरीके से ये तहज़ीब और फैलाई जाए, तो आपको उसका जवाब कंपैशन की जगह जस्टिस से देना है। कंपैशन सिर्फ सिंसियर स्ट्रगलर्स के साथ होगी, लेकिन जो रिबेलियस मोड पे आया हुआ है उसके साथ यू कैन नॉट डील विद देम इन कंपैशन। उसके साथ आपको जस्टिस से डील करना है ताकि उनका हार्म अवाम नास तक ना फैले। सो यू हैव टू हैव एन होलिस्टिक वे ऑफ हाउ टू डील विद दिस, बट अगेन if we won't address the oppression, then someone else will hijack the movement. यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीमेल स्टूडेंट जो है वो अक्सर ये बात कहती हैं, जो हिजाब करके ख़वातीन आती हैं तो उन पे कोई दबाव होता है, इस वजह से वो करती हैं। तो इसका क्या जो है वो हम उनको जवाब दें, या क्या इस बात को हकीकत मानें? तो दबाव तो हर एक पर होता है, चाहे मैं हिजाब पहन रहा हूँ और चाहे मैं हिजाब नहीं पहन रहा। किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो दिखाना है। अब अल्लाह ताला को दिखाना है तो शायद हिजाब पहन लूँ मैं कि अल्लाह ताला की बात माननी है। मुझे हिजाब निकालना है तो शायद किसी और को दिखाना है, किसी और का अटेंशन लेना है, किसी और की तारीफ़ें सुननी है। किसी न किसी का तो इंसान बना ही है कि आगे के एम्स को अचीव करता रहे। अगर आपको हिजाब नहीं पहनना तो ज़रूरी नहीं है कि आप हिजाब वाली ख़वातीन को डिमोनाइज़ करें। आप फिर भी हिजाब उतार सकती हैं और कह सकती हैं एज अ मुस्लिम कि मैं वीक हूँ, हिजाब पहनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं वीक हूँ। लेकिन जब आप ये कहती हैं दूसरी जो ख़वातीन हिजाब पहन रही है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो बेसिकली आप सिर्फ अपनी क्राइम को नहीं कर रही बल्कि आप अपने क्राइम को ग्लोरीफाई कर रही हैं। तो आप हिजाब नहीं पहन रही, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह कल को अल्लाह ताला को तौफीक देगा, आप हिजाब पहनेंगी, लेकिन आप दूसरी मुहज्जबा ख़वातीन को, मुनक़्क़िबा ख़वातीन को डिमोनाइज़ ना करें। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है चॉइस का। तो चॉइस जो है ना, ये एक फेमिनिज़म का अक़ीदा है। बाकायदा मैंने इस पे 30-40 पेज लिखे हैं अपनी किताब के अंदर। तो क्या ख़वातीन के पास, जिस तरह कहा कि नॉन हिजाबी ख़वातीन हमारी हिजाबी ख़वातीन को कहती है कि इनके ऊपर प्रेशर है, तो क्या हम सोसाइटी में जब चलते हैं क्या हमारे ऊपर कुछ कपड़े पहनने का प्रेशर होता है? द आंसर इज़ कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर मैं नहीं पहनूंगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। नहीं, यानी अगर मैंने अपने प्राइवेट्स को कवर नहीं किया है और मैं कराची में चल रहा हूँ, कराची को छोड़ें, मैं अमेरिका में चल रहा हूँ, अरेस्ट हो जाऊंगा, क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। आपकी चॉइस स्टेट कभी नहीं सुनेगा क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। स्टेट का मामला है, यू डोंट हैव चॉइस, यू कैन नॉट से माई बॉडी माई चॉइस, माई कार माई चॉइस, आई विल गोइंग टू ड्राइव 200 किलोमीटर्स पर आवर बिकॉज स्टेट हैव लॉज। प्रॉब्लम ये रिलीजन में लॉज नहीं है, रिलीजन से ताकत ले ली गई और स्टेट को दे दी गई है। तो जो चॉइस का आर्ग्यूमेंट है सिर्फ रिलीजन पे आता है। 6:30 बजे बच्चों को फजर के लिए उठाना है, नो 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 नो, लेट देम स्लीप, अल्लाह गफूर रहीम है, चॉइस है। 6:45 पे स्कूल के लिए उठाना है, मार मार के उठाएंगे, कोई चॉइस नहीं है। समझ में आ गया? तो चॉइस आर्ग्यूमेंट है ना, बहुत वेग है। नॉन हिजाबी ख़वातीन कहेंगी ये बेचारी ख़वातीन, चॉइस नहीं है इनके पास, आपके पास भी चॉइस नहीं है। कोई एग्री नहीं करता, फिर आगे बढ़ते हैं।
बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन में ख़वातीन को होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोनों को नहीं होना चाहिए। अगर वो कह रही है मैं अपने चॉइस के साथ गई हूँ, इस पे फेमिनिस्ट थॉट का डिसएग्रीमेंट है, शायद जो बहुत सारी ख़वातीन को भी नहीं पता, मैं तो बाकी उस पर किताब लिख रहा हूँ। फेमिनिस्ट थॉट का डिसएग्रीमेंट है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट एक चीज़ कहती है, सेक्स पॉजिटिव फेमिनिस्ट एक चीज़ कहती है। आप कौन सा डिसाइड करेंगे? ख़वातीन हिजाब अपनी चॉइस से पहन रही है तो पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? डेल्फा एक यूरोप की फेमिनिस्ट है, वो कह रही है अगर चॉइस के साथ पहन रही है तो पहनना चाहिए। फिर इसी तरह एक जमीला गालिबन या जमीला अल्जेरियन फेमिनिस्ट है, वो कहती है नहीं चॉइस के साथ भी हिजाब नहीं पहनना चाहिए। वो मुसलमान है लेकिन वो ये कह रही है। सवाल ये पैदा होता है कौन डिसाइड करेगा कौन सा फेमिनिस्ट का वर्जन सही है? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अब डीकंस्ट्रक्ट मोड पे इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ से डीकंस्ट्रक्ट मोड शुरू हुआ था। अब कंस्ट्रक्ट मोड क्या है? अब ये देख रहे हैं कि किसी और बैटलफील्ड को हम अपने यहाँ पर ले आए। हमारी बैटलफील्ड थी नहीं। अगर आप नॉन प्रैक्टिसिंग हैं, आप हिजाब नहीं पहन रही हैं, आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो कम से कम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, जो लड़की हिजाब पहन रही है, उसको डीमोनाइज ना करें। आप गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा छोड़ने की। दूसरों को डीमोनाइज ना करें, हम्बलनेस रखें, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी रखें। इंशाल्लाह कल अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक देगा। एरोगेंस की निशानी है कि आप खुद भी गुनाह कर रहे होते हैं और आप दूसरे जो नेक लोग होते हैं उन्हें भी डीमोनाइज कर रहे होते हैं, और आपका सारा वर्ल्ड व्यू पता ही नहीं होता है कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू से इस्लाम को देख रहे होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हर कोई एक दूसरे के प्रेशर को फॉलो कर रहा है। ये देखना है कि बेहतरीन प्रेशर किसका है। अल्लाह ताला की बात मानूँ, उसकी लेजिस्लेशन जो मेरा क्रिएटर है, या मैं दूसरे लेजिस्लेशन को मानूँ। अच्छा, इनका मौक़िफ़ एक जगह मैंने पढ़ा था या सुना था कि वो अक्सर कहते हैं कि ये कौन होते हैं कि हमें इस्लाम के दायरे से जो है वो बाहर करने वाले। हमें जो है वो क्या इस्लाम में सबसे बड़ा मसला औरत है? क्योंकि जब भी जो है वो बात होती है, अच्छा इसमें मुझे भी थोड़ा सा इसमें शुबात है, आप मुझे इसे क्लियर कीजिएगा कि हमने कोई भी किताबें अगर पढ़ी हैं ना स्कॉलर्स की के इनके ऊपर मसाइल के ऊपर, इस मसाइल के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि हमने जो है वो इनको कटहरे में खड़ा किया हुआ है और इनके ऊपर कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। फेमिनिन इश्यूज, हाँ या हो सकता है आपका इंप्रेशन, मैं खुद ट्रेडिशन का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ख़वातीन को ज़्यादा हुकूक दिए हैं मर्दों की बनस्बत। आपको ये पता है कि ख़वातीन नरेटर्स कितनी हैं हदीस में? एनी गेस? एनी गेस? ख़वातीन नरेटर्स, आपको पता है ना हदीस के नरेटर्स जी होते जी हैं, जी 9000 नरेटर्स हैं हदीस की ख़वातीन। सबसे ज़्यादा, क्योंकि अच्छा ये बात अच्छा, दूसरी जी चीज़, जी एक इमाम हदीस को वो कहते हैं अर्ली जनरेशन में कि मर्द जब नरेट कर रहा हो हदीस, साहबा नहीं जो बाद वाले, तो उसमें कुछ ना कुछ रावी होते हैं जो कज़्ज़ाब, यानी जो जिन पे क्रिटिक ये लगाते हैं कि नहीं ये इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेकिन ख़वातीन जब भी नरेटर होती है तो कभी झूठी नरेटर नहीं होगी। कहने का मकसद है कि ख़वातीन की स्कॉलरशिप को हमने पढ़ा ही नहीं है। हमें हमारी हिस्ट्री कोई और पढ़ा रहा है और कह रहा है कि आप क्या थे, आप क्या हैं, आप क्या होंगे, हम बताएंगे आपको। हम आपकी हिस्ट्री को ले जाते हैं। मैं एक शेर कहने लगा हूँ, काट दीजिएगा अगर मैं सही तरह नहीं कहूँ। इकबाल का शेर है, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों ना हो। कह रहे हैं तुमने अपने बाप की तारीख को पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा फादर बाप कौन है, और फिर अमेरिका और इसकी तहजीब तुम इनहेरिटेंस कर रहे हो। क्योंकि जब आपको आपके वाले साहब का ही नहीं पता है तो कोई भी गली में आप उठा के किसी को वाले साहब बना लेंगे और उसको उसकी विरासत को आप अपनी माल समझेंगे। आज हुआ ये कि हमने उनके सिस्टम को उठा लिया। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम हमारी वो एक लेगेसी थी। तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, क्या फीमेल स्कॉलरशिप होना ज़रूरी है? द आंसर इज़ यस। फीमेल स्कॉलरशिप होगी तो इवेंचुअली एक्सपीरियंशियल नॉलेज आएगी, और फीमेल स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है कि हमारी बच्चियाँ आगे आएँ। वैसे में तो मेरी बहुत सारी ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जिस तरीके से ख़वातीन पे काम करेंगी सारा मर्द काम नहीं कर सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खासकर फेमिनिन इशूज़ हैं, मेंस्ट्रुएशन के हैं, पोस्टपार्टम है, ये ज़ाहिर ख़वातीन के ज़्यादा एक्सपीरियंशियल नॉलेज है उन्हें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन को निकालें और नेचुरल साइंस उन्हें पढ़ाएं। डॉक्टर की ज़रूरत है, गायनी डॉक्टर्स होनी चाहिए। जब मेरी वाइफ प्रेगनेंट होगी तो मैं कोई फीमेल डॉक्टर देखूँगा। लेकिन
फिज़िकल मेडिसिन के साथ साथ रूहानी मेडिसिन की भी ज़रूरत है, तो अपनी बच्चियों को स्कॉलरशिप में डालें, जिस जगह भी आपको पसंद आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली उन्हें स्पिरिचुअल नरिश होने दें, ताकि बच्चियों पे काम करेंगे तो आपकी अगली नस्ल भी सेव होगी इंशाल्लाह। लेकिन स्कॉलरशिप की ख़वातीन की ज़रूरत है फ़िल वक्त, लेकिन ये कह देना कि ख़वातीन पे जुल्म होता रहा, ये बाकायदा नैरेटिव मॉडर्न पर्सपेक्टिव से हमें सिखाया गया है, हमारा पर्सपेक्टिव है नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हदीस की जो नैरेटिव, तो इसी तरह इस्लाम में जो है गवाही जो है ख़वातीन की जो है वो, मेरे आई गेस मैं राइट हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ख़वातीन की जो है वो गवाही जो है वो 2 की 1 काउंट की जाती है और मर्द की 1। तो ये भी एक इसमें है कि जब अगर वहाँ जो है वो इतनी मजबूत है तो फिर यहाँ क्यों ऐसे है? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर फील्ड में गवाही का ये क्राइटेरिया, सिर्फ कुछ फील्ड में क्राइटेरिया, कुछ फील्ड में है कि 1 और 1 मानी जाए? द आंसर इज डिपेंडिंग ऑन द फील्ड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ 1 और 1 माना जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें 1 और 2 माना जाएगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ औरत को प्रायोरिटी दी जाएगी, फॉर एग्जांपल नर्सिंग वगैरह की गवाही होती है वगैरह। हमने अपने ट्रेडिशन को सही तरह नहीं पढ़ा है, और हमने सिर्फ वेस्ट की क्रिटिक पढ़ ली है अपने ट्रेडिशन पे, और हम अपने ट्रेडिशन को डिफेंड करना चाह रहे हैं बगैर उसके पढ़े हुए। और हम इस तरह देख रहे हैं कि वेस्ट क्रिश्चियनिटी का लिबास उतार के पूरा फारिग हो गया है, तो हमारे साथ भी हुआ है। हमारा दीन आप वेस्ट पे कयास नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश है कि जब वेस्ट की तनकीद का जवाब दे रहे हों, तो आपने कम से कम अपने दीन को सही तरह पढ़ा हुआ हो कि इवेंचुअली यार इसका जवाब तो हम लोग 1400 साल पहले दे कर आए हैं, और ये अब स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को। इसकी मैं अभी किताब लिख रहा था आपको, अच्छा, मैंने जमीला जो खातून का नाम लिया था, अम्मारा नाम था, जमीला नहीं था। और वापस आते हैं वेस्ट के अंदर येल यूनिवर्सिटी, पहली खातून कब गई अमेरिका येल यूनिवर्सिटी में? 1969 में। उससे पहले औरत वहाँ नहीं जा सकती थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, पहली खातून जिसको एडमिशन की इजाज़त मिली है, उससे पहले मर्द जाते थे सिर्फ, वो 1982। और ये वुमेन राइट्स के चैम्पियन है, जो अफगानिस्तान में वुमेन राइट्स सिखाना चाहते हैं और 1 मिलियन लोगों को मार कर आते हैं। हमने, और हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी फातिमा अल फहरी ने बनाई थी मोरक्को के अंदर, जो आज से 1 मिलेनियम पहले थी। बदकिस्मती से हमारी हिस्ट्री किसी ने चुरा ली है, एंड दे आर टीचिंग अस हु वी वर, हु वी आर एंड हु वी ऑट टू बी। वी नीड टू रिक्लेम अवर हिस्ट्री। इन सारी चीज़ों का जवाब हम पहले से दे के आ चुके हैं। हाँ, इज्तिहाद की ज़रूरत है, जुमूद आ गया है, उसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है, और इवेंचुअली कंटेम्प्रेरी इशूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमें अपना दीन समझने की भी ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी बस इसमें हम सवाल कर लेते हैं कि आपको अगर कहीं वेस्ट, या वैसे तो यहाँ लोग कहते हैं कि वेस्ट और ये इस्लाम कहते हैं, हम पाकिस्तानी कहेंगे क्योंकि इस्लाम तो जो है वो आपके सऊदीया भी, मलेशिया भी और बहुत सारे हैं। कहीं पे भी अगर आपको फेमिनिस्ट कॉन्फ्रेंस हो, इस्लाम को रिप्रेजेंट करना हो और पर्सपेक्टिव बताना हो, तो किन मौज़ूआत को आप जो है वो बताएंगे कि इस मौजू पे बात करनी चाहिए, इन टॉपिक्स पे जो है वो मुझे करनी चाहिए और आप उनको कायल कर पाएँ? I would say first is does Muslim women need saving? Why white civilization or white men is obsessed with Muslim women? That's the second thing. Third, के reconstructing gender solidarity between men and women, ये खातून से आना चाहिए। मैं जितना भी कह दूँ, जब ख़वातीन इस चीज़ को एड्रेस करेगी, बड़ी डिफरेंट एंगल पे करेगी। Fourth, why we love our men. Why we love our men. Why our men protect us. Why our men protect us. The harms of gender antagonism, or the harms of gender wars or solidarity, gender hostility. The reconstruction of gender roles in a Sharia compliant way. The reconstruction of gender roles in a Sharia compliant way. ये सारे इश्यूज़ हैं, इस पर बात करें। और वुमेन एडवोकेसी का राइट आपका है, अगर आप खातून इस चीज़ को सुन रही है तो, लेकिन इस्लाम से टकराए बगैर, इस्लाम के हर मेन्यूटिक्स के अंदर रहते हुए आप वो एडवोकेसी के राइट करते रहें, जिस तरह औरों को भी इजाज़त है, आपको भी इजाज़त है। इंशाल्लाह अल्लाह और रसूल आपके साथ हैं, जिस हद तक उनके दिए हुए गाइडलाइंस पे आप एडवोकेसी कर रही हैं इंशाल्लाह, बट टकराए नहीं उस चीज़ से, रिबेलियस समझे, क्योंकि वरना कोई और मूवमेंट आपको हाईजैक करके ले जाएगी। और फेमिनिज्म का प्रॉब्लम ये है कि इवेंचुअली आप सबसे पहले ट्रेडिशन पे शक करते हैं, फिर आस्ते आस्ते वो शक अर्ली स्कॉलर्स पे जाता है, अगर यहाँ नहीं रुका फिर साहबा पे जाता है, वो भी मैन थे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शक जाएगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, और फिर आखिर में शक जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे।
क्योंकि ये फेमिनिज़्म आपको कुफ्र की तरफ लीड कर सकता है, जो एक छोटे से ग्रज से शुरू हुआ। तो इसका इलाज करना ज़रूरी है और मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची या मेरी बहन इस्लाम छोड़े सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि उसका एक छोटा-सा इश्यू एड्रेस नहीं हुआ है। तो उस इश्यू को एड्रेस भी करना है, लेकिन आपको इसके हार्म्स पता होने चाहिए। मेरी ज़िम्मेदारी एज़ अ मैन कि मैं उस इश्यू को एड्रेस करूँ। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एक मर्द की गंदगी की वजह से इतने खूबसूरत चीज़ को ना छोड़ें कि आपकी आखिरत तबाह हो जाए। इस सवाल के जवाब में आपने जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स वो बताएँ, जो लोग मोनोलॉग्स करते हैं, तो उसके ऊपर ही वो कर सकते हैं। आज की गुफ्तगू में जो है वो हमने ना सिर्फ़ जो है वो वेस्टर्न कल्चर को जाना, बल्कि हमने एक ऐसे जेन ज़ी के मसाइल को जो एडॉप्ट होते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन मसाइल के बाद हम जो है वो फ़ौरन से कह देते हैं कि नहीं, आप गलत हो। तो आज हमने ये जाना कि किस तरीके से हमें डिबेट करनी चाहिए और किस तरीके से मसाइल को जो है वो असल तो पहले हमें जानना चाहिए कि मसाइल हैं क्या। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपका वक़्त देने का। बहुत अच्छा लगा जज़ाकल्लाहु आपसे। खैर, जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर हैविंग मी। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर योर जेनरोसिटी। जज़ाकल्लाह।